Hi guys, my name is Shravan Yadav and I welcome you all to this new video of The Hindu Analysis. Today is 27 January. आज कुछ न्यूज जो इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है और कुछ न्यूज हैं जिनसे हम इन्फर करके कुछ डिफरेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो न्यूज है, व्हाट इज दैट न्यूज इज आंध्र प्रदेश टू क्रिएट 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश 13 नई डिस्ट्रिक्ट बनाने वाला है। तो इस न्यूज से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का प्रोसीजर, किसके पास डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के पावर्स हैं और सेंटर का इसमें क्या रोल है। तो गाइस क्या है कि डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन की पावर्स तो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होती हैं। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब भी चाहे नई डिस्ट्रिक्ट बना सकता है, जो ऑलरेडी अब डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करती हैं उन्हें अबॉलिश कर सकता है या फिर उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है। कैसे कर सकता है? बाय सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप क्या समझते हो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर से मिलके कोई एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, ये कोई ऑर्डर पास कर दें तो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ बनाए तो उससे डिस्ट्रिक्ट बनाई जा सकती है। सेंटर का इसमें क्या रोल होता है? बहुत सिंपल चीजें हैं ये, है ना। सेंटर का इसमें क्या रोल होता है? सेंटर का डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन एंड अबॉलिशन एंड ऑल्टरेशन में कोई रोल नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू नेम चेंज, अगर आपको किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलना है देन आपको होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इलाहाबाद बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी डिस्ट्रिक्ट या रेलवे स्टेशन, इवन रेलवे स्टेशन का भी आपको नाम चेंज करना है तो होम मिनिस्ट्री परमिट करती है उसके लिए। कब करती है? आफ्टर ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब होम मिनिस्ट्री क्या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास भेजती है कि ये प्रपोजल है, दिस स्टेट वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट और दिस रेलवे स्टेशन। अब जब डिफरेंट डिफरेंट सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप नेम चेंज कर रहे हो, उससे प्रोवाइड करवा देते हैं, देन होम मिनिस्ट्री आपको इसके लिए परमिट करती है। नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसको समझना जरूरी है। स्टॉप बिल्ड पेलिकन होता क्या है? ठीक है, दिस इज अ माइग्रेटरी बर्ड जो कि जो कोस्टल एरियाज हैं आंध्र प्रदेश के वहां पर आते हैं दिस अक्टूबर टू मार्च वाले पीरियड में। अब ये न्यूज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं? कि देयर इज अ न्यूज कि मास मॉर्टेलिटी ड्यू टू नेमाटोड इन्फेस्टेशन, बहुत ह्यूज नंबर में इनकी डेथ हुई है स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स की। 150 पेलिकन्स आर फाउंड डेड ऑन मंडे। मंडे को 150 पेलिकन्स मरे हुए पाए गए। ठीक है, किस वजह से? अब जब इसमें इसकी प्रोब हुई तो पता चला कि वो किस वजह से मर रहे हैं। दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ नेमाटोड इन्फेस्टेशन। पोस्टमार्टम में हमें ये इसके नेमाटोड इन्फेस्टेशन के ट्रेसेस मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि नेमाटोड इन्फेस्टेशन की वजह से मर रहे हैं। ये लार्ज पेल वाटर बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़े साइज में होते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कोस्टल एरियाज में, कोस्टल लेक्स लगून्स में ये पाए जाते हैं। एक बार देख लेते हैं हम कैसा लगता है स्पॉट बिल्ड पेलिकन। ये स्पॉट बिल्ड पेलिकन होता है। स्पॉट बिल्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके बिल पे स्पॉट्स हैं, काफी सारे स्पॉट्स हैं इसके बिल पे, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पॉट बिल्ड पेलिकन। बड़ा सुंदर पक्षी है ना। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि नेमाटोड्स क्या हैं। नेमाटोड्स क्या है? दीज आर राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स मतलब इंसेक्ट्स होते हैं। अब ये फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं ऐसे ही सॉइल वगैरह में, साथ में ये क्या पैथोजेंस की तरह भी काम करते हैं ह्यूमंस के लिए, बर्ड्स के लिए। पैथोजन, पैथोजन क्या होते हैं? द इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया विच क्रिएट डिजीज, जो बीमारियां बना सकते हैं, जो आपकी बॉडी में अगर एंटर कर जाए तो आपको बीमार कर सकते हैं, उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। तो इन्फेस्टेशन क्या होता है? प्रेशर ऑफ अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन अ प्लेस टू कॉज डिजीज। क्या हुआ? जब पेलिकन्स ने फिश को खाया तो फिश के अंदर राउंड वॉर्म्स या नेमाटोड मिले जो उनके पेट में चले गए और उसकी वजह से डिजीज हुई और उनकी डेथ हुई। ठीक है, मेनली अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है कि मिलते कहां कहां पर है, कौन से स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स कहां कहां मिलते हैं? ये मेनली पेनिनसुलर इंडिया में मिलते हैं। पेनिनसुलर इंडिया से आप क्या समझते हो? सदर्न इंडिया। पेनिनसुला का जो पार्ट है जो कि 3 साइड से किससे कवर्ड है?
तीनों साइड से वाटर बॉडीज, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, मतलब महाराष्ट्र वाले एरिया से आप नीचे तक आ जाइए केरला तक, उस एरिया को हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। पेनिनसुलर इंडिया में भी आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी में ये मिलते हैं? कोलेरू लेक बर्ड सेंचुरी, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, उप्पलपट्टू बर्ड सेंचुरी, चित्रंगुड़ी बर्ड सेंचुरी, पुलिकेट लेक बर्ड सेंचुरी। पुलिकेट लेक वैसे भी बहुत टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत फेमस है, जहां पे टूरिस्ट इस सीजन में जाते ही हैं टू सी दीज माइग्रेटरी बर्ड्स। एक बार देख लेते हैं अपन कहां पर हैं ये बर्ड सेंचुरीज। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ये कोस्ट जो है, इस कोस्ट को क्या कहा जाता है, ऊपर वाले और नीचे वाले कोस्ट को क्या बोला जाता है? आप कमेंट में ये बता सकते हो। कोलेरू बर्ड सेंचुरी यहां पर है, फिर उपलपडू बर्ड सेंचुरी आप देख रहे हो, दिस इज उपलपडू बर्ड सेंचुरी। दिस इज कोलेरू बर्ड सेंचुरी, दिस इज उपलपट्टू बर्ड सेंचुरी। फिर हम नीचे चलेंगे तो हमें नीचे नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, पुलिकेट बर्ड सेंचुरी यहां पर मिलती है। तो ये पूरा आंध्रा की बॉर्डर पे सारी लगून, पुलिकेट भी जैसे क्या है, लगून, एक लगून है। लगून क्या होते हैं? वाटर बॉडीज होती है, स्मॉल वाटर बॉडीज, जो एक तरह से कवर, थ्री साइड से कवर हो जाती है। लेटर ऑन ज्योग्राफी के टॉपिक्स में हम इनको डिटेल में समझेंगे कि लगून्स क्या है ना। अभी आप ये देखिए कि ये लेक है एक तरह से, जहां पर ये माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा गुजरात में भी नाला सरोवर बर्ड सेंचुरी में मिलते हैं, बट वहां पे ये पेल पेलिकन्स नहीं मिलते। पेल जैसे जो कलर आपको दिखाया था, ये थोड़ा पेल कलर है, रोजी कलर में ये मिलते हैं। आई होप आपको यहां तक ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आईएनएस कुकरी क्या है? आईएनएस कुकरी एक नेवल शिप था जो डिकमीशन हो गया। डिकमीशन मतलब उसकी सर्विस पूरी हो गई, रिटायर हो गया शिप, ठीक है। आफ्टर 23 इयर्स ऑफ सर्विस, 23 साल की उसने सर्विस दी, नेवल शिप था ये, अब ये रिटायर हो गया और नाउ इसको क्या बनाया जा रहा है? एक फुल फ्लैश्ड म्यूजियम बनाया जा रहा है कि लोग यहाँ जाएं और देख सकें कि एक शिप कैसा होता है, नेवल शिप में क्या क्या होता है। इसके लिए अब इसे क्या बनाया जा रहा है? एक फुल फ्लैश्ड म्यूजियम बनाया जा रहा है। आईएनएस खुरकी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि एक नेवल शिप है और ये 23 साल की सर्विस के बाद डिकमीशन हो गया। क्वेश्चन आ सकता है कि विच शिप इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ फुल टाइम म्यूजियम और फुल स्केल म्यूजियम, तो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी। अच्छा, पहले इसे समझने से पहले कि चेकबुक डिप्लोमेसी क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये क्या है कि चाइना ने 500 मिलियन असिस्टेंस टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज, चाइना ने ऑफर किया $500 मिलियन का असिस्टेंस, किसको? सेंट्रल एशियन कंट्रीज, बिफोर इंडिया फर्स्ट वर्चुअल समिट टू बी हेल्ड विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अच्छा, इंडिया का जो वर्चुअल समिट होना था उसके 2 दिन पहले चाइना ने वर्चुअल समिट किया एक इन कंट्रीज के साथ। कौन सी कंट्रीज आती है सेंट्रल एशिया में? सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये जो कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज, ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज कहलाती हैं। इन कंट्रीज के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की चाइना ने, वर्चुअल समिट किया और इन कंट्रीज को ऑफर किया कितना? 500 मिलियन असिस्टेंस। अच्छा, इंडिया से डबल ट्रेड है चाइना का इन कंट्रीज के साथ, है ना, मे बी मोर देन डबल। तो चाइना ने इनको और असिस्टेंस क्यों प्रोवाइड की है, हम इसे समझेंगे। चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी क्या है? चेकबुक डिप्लोमेसी से क्या समझते हो आप? कि चाइना क्या करता है कि किसी भी कंट्री को इतना लोन प्रोवाइड करवा देता है कि उस कंट्री का पोटेंशियल ही नहीं होता कि वो रीपे कर पाए। बट चाइना इसको, इससे क्या फायदा होता है कि किसी भी कंट्री को चाइना डायरेक्टली एनक्रोच नहीं कर सकता, उसकी बाउंड्री को एनक्रोच नहीं कर सकता। तो चाइना क्या करता है? उस पर प्रेशर क्रिएट करता है कंट्री पे, जब वो रीपे नहीं कर पाते, और अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश करता है। तो इसके थ्रू क्या करता है? वो उस एरिया में अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर देता है। बिकॉज क्या होता है, एक एग्जांपल छोटा सा आप लो कि कोई भी जैसे आपसे कोई उधार लेके गया कुछ पैसा, और अगर वो रीपे नहीं कर पा रहा है, तो आप उस पर डोमिनेंट रहोगे ना, यार मेरा पैसा दे, और नहीं दे रहा तो मेरा ये काम कर।
तो इसी तरह चाइना, जैसे पाकिस्तान या फिर श्रीलंका, ये जो कंट्रीज हैं इनको चाइना ने लोन दिया और ये टाइम पे रीपे नहीं कर पा रहे, तो चाइना इन पे डोमिनेट रहता है और अपनी डिप्लोमेसी, अपनी स्ट्रेटेजिक जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाता रहता है। ठीक है, और इसीलिए स्पेसिफिकली 2 दिन पहले, जस्ट पहले जब इंडिया का वर्चुअल समिट होना था, चाइना ने इन कंट्रीज के साथ वर्चुअल समिट किया और इनको प्रॉमिस किया कि अब आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट फ्रूट प्रोडक्ट्स और इन सब में भी हम ट्रेड बढ़ाएंगे। अभी भी चाइना का इन कंट्रीज के साथ बहुत हैवी ट्रेड है, बट वो एनर्जी सेक्टर का है। जैसे ये कंट्रीज यूरेनियम रिच कंट्रीज हैं, तो चाइना को एनर्जी, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, यूरेनियम ऐसे चीजें ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डंपिंग। जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है डंपिंग। डंपिंग क्यों क्यों है ये न्यूज में कि इंडिया प्रोब्स चाइना वियतनाम ओवर डंपिंग ऑफ विनाइल टाइल्स, कि चाइना वियतनाम जो है विनाइल टाइल्स जो हैं वो डंप कर रहे हैं, ऐसा हमारी लोकल इंडस्ट्री का कहना है। तो कंप्लेन ऐसी आई गवर्नमेंट के पास, तो इंडिया ने क्या किया है, स्टार्ट किया एक प्रोब, एक उस पे डिटेल इंस्पेक्शन स्टार्ट किया कि वाकई में डंपिंग हो रही है क्या विनाइल टाइल्स की। विनाइल टाइल्स क्या होती है, आपने देखी होंगी विनाइल टाइल्स फ्लोरिंग पे यूज होती है। ये जो इस तरह की छोटी टाइल्स होती हैं, पतली विनाइल की जो टाइल्स होती हैं, ब्यूटिफिकेशन के काम आती है, सस्ती होती है ये, है ना, ये ब्यूटिफिकेशन के काम आती है और वुडन लुक भी दे देती है, डिफरेंट डिफरेंट लुक दे देती है। तो ये कहना है कि ये जो टाइल्स हैं ये डंप की जा रही है इंडिया में, इंडिया की लोकल इंडस्ट्री। तो क्या होती है डंपिंग, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि व्हाट इज डंपिंग। तो बेसिकली डंपिंग क्या होती है, डंपिंग इज सेड टू अकर व्हेन अ country exports good to another country at a cheaper price than it ordinarily charge in its own home market। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो अपने खुद के मार्केट में जो चार्ज कर रही है ना उस चीज के लिए, जैसे विनाइल टाइल जो है अपने उसमें पर फिट वो 10 रुपए ले रहा है, बट इंडिया में उसको 8 रुपए में ही सप्लाई कर रहा है, लोकल मार्केट से भी सस्ता। तो दैट इज कॉल्ड डंपिंग। कुछ ये कंफ्यूजन रहता है कि डंपिंग का मतलब है कि यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्री है वो जिस रेट पे प्रोवाइड करवा रही है उससे सस्ता देता है। हाँ, वो भी पार्ट हो जाता है, बट आप समझिए बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे सस्ती मिल जाएंगी बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल। बाहर से इंपोर्ट सस्ती हो जाती है बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल, बट जब लोकल मार्केट में जिस रेट पे मिल रहा है अगर उससे भी सस्ता एक्सपोर्ट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डंपिंग। मतलब वो जानबूझ के यहाँ के मार्केट को खत्म करने के लिए, चाइना का जैसे अभी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के लिए भी आया था कि एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा, स्टील बहुत ज्यादा चाइना डंप कर रहा था इंडिया में। तो उस जब ये होता है, डंपिंग होती है, तो क्या होता है, दिस इज अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दैट हैज पोटेंशियल टू डिस्टॉर्ट इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये डंपिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ना लोकल इंडस्ट्री को नुकसान होगा, लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस रेट को compete नहीं कर पाएंगे और उससे क्या होगा, लोकल इंडस्ट्री हैम्पर होगी, इंटरनेशनल ट्रेड हैम्पर होगा। तो ये एक अनफेयर प्रैक्टिस होती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, गवर्नमेंट लगाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग मतलब डंप कर रहे हैं ना जिस रेट पे, उस पे ड्यूटीज लगा दी जाती है, टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, जिससे उसकी रेट जो है कॉम्पिटिटिव हो जाए, जिससे वो फेयर रेट पे, फेयर वैल्यू पे आ जाए। जो इंडियन मार्केट, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि इंडियन मार्केट में विनाइल टाइल्स का जो रेट है वो 15 रुपए है, बट यहाँ पे सप्लाई 8 रुपए में किया जा रहा है, तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के उसे 15 रुपए तक ले आया जाता है कि आप कॉम्पिटिटिव रहो, आप ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हमारा मार्केट खराब करो। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। इंपोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ मेजर इनेक्टेड टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। तो क्या होता है, डंपिंग कॉस्ट या प्राइस, जो डंपिंग प्राइस है जिस पे दिया जा रहा है उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जोड़ दी जाती है, फिर वो फेयर प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू पे चीज आ जाती है। डब्ल्यूटीओ इसको अलाउ करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी को एज अ टूल फॉर फेयर कंपटीशन। ठीक है, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी और डंपिंग ड्यूटी एक ही है, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक है, बट ऐसा नहीं है। एंटी डंपिंग ड्यूटी तो डंपिंग के अगेंस्ट लगाई जा रही है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, इज अ कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी है ऑन आइटम्स दैट हैव रिसीव्ड गवर्नमेंट सब्सिडी इन द ओरिजिनेटिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्री। जहां पे ओरिजिन हो रहा है ना,
सपोज एग्जांपल लेते हैं अपन वीट का, जैसे वीट चाइना में उगाया जा रहा है और चाइनीज गवर्नमेंट उस वीट के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडीज दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दे दी, पेस्टिसाइड में, सीड में, तो कॉस्ट कम हो जाएगी फार्मर के लिए। अब कॉस्ट कम होगी तो वो एक्सपोर्ट भी सस्ता कर पाएगा, बट इंडियन गवर्नमेंट वो सब्सिडीज नहीं दे रही है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इंडियन मार्केट में उसकी रेट ज्यादा होगी, तो क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट होके चीज आई है उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी, जिससे कि सेम रेट या कॉम्पिटिटिव रेट पे वो मिल सके। एंटी डंपिंग को लेके डब्ल्यूटीओ के प्रोविजंस जो हैं उनको देख लेते हैं हम क्या है। एक तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाई जाती है वो 5 साल के लिए वैलिड होती है, जैसे स्टील प्रोडक्ट्स पे या विनाइल जो टाइल्स है इन पे हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी आज लगा दी, तो वो जब लगाई जाएगी, जिस दिन इंपोज की जाएगी उससे 5 साल तक वो वैलिड होगी, अनलेस कैंसिल कर दी जाए टाइम पहले कि डंपिंग बंद हो गई है तो कैंसिल कर दी, ठीक है। 5 साल से ज्यादा भी ये रह सकती है, बट सनसेट रिव्यू के बाद। अब ये सनसेट रिव्यू क्या होता है कि मान लीजिए किसी चीज पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई, तो फिर लोकल इंडस्ट्री वगैरह से एक रिव्यू लिया जाता है कि क्या स्टिल इसकी रिक्वायरमेंट है एंटी डंपिंग ड्यूटी की, या फिर जो रेट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव या फेयर प्राइस हो गया है। तो सनसेट रूल्स में क्या है, रिव्यू किया जाता है 5 साल का टाइम पीरियड खत्म होने से पहले, कि अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटा दिया जाए या फिर इसको कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। इसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू। इवैल्यूएशन होता है नीड फॉर अ प्रोग्राम और एजेंसी टू कंटिन्यू और टू एग्जिस्ट, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस जो होती है उसको देखा जाता है, किस पे लगाया जाता है, ऑन बिहाफ और रिक्वेस्टेड बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जब इसको रिव्यू करती है, रिक्वेस्ट करती है, तब ये लगाई जाती है। आज की लास्ट न्यूज है चकमा ट्राइब्स। चकमा ट्राइब्स क्या है, ये मेजर ट्राइब है जो त्रिपुरा में मिलती है। ट्राइब्स हमको पता होना चाहिए, एग्जाम में बार बार ये ट्राइब्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आती है, साउथ ईस्ट एशिया से आती है, माइग्रेट होके अराकन हिल्स ऑफ म्यांमार, वहां से ये ट्राइब्स जो है ये माइग्रेट हुई, फिर वो चिटगोंग आई, चिटगोंग के बाद त्रिपुरा तक ये पहुंची। अराकन हिल्स कहाँ है देख लेते हैं। दिस इज इंडिया, दिस इज बांग्लादेश, दिस इज म्यांमार। तो ये जो येलो आपको दिख रहा है पूरा, दिस इज अराकन हिल्स, ठीक है। तो पहले माइग्रेटेड टू अराकन हिल्स, फिर वहां से चिटगोंग, फिर त्रिपुरा। अ मेजर पार्ट आल्सो माइग्रेटेड टू मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, और कुछ पार्ट मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी है। तो एट प्रेजेंट हम कह सकते हैं त्रिपुरा में, चिटगोंग में, अरुणाचल अरुणाचल एंड मिजोरम में ये ट्राइब्स मिलती हैं। लैंग्वेज, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये ट्राइब्स कौन सी लैंग्वेज यूज करती हैं। इनकी लैंग्वेज क्या है, इंडो आर्यन, तिब्बत, तिब्बतो चाइनीज एंड अराकन लैंग्वेज यूज करती हैं। ये मिक्सचर ऑफ बरकान बंगाली एंड असमीज लैंग्वेज, इनका मिक्सचर है ये। आई होप गाइज आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, और डंपिंग क्या होती है, उसके अलावा ट्राइब्स का जो है ये चकमा ट्राइब्स वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये चीजें पूछी जाती हैं। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, द थॉट ट्री के नाम से वो है। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।